हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके सीडीपी के एनईपी 2020 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसके बारे में हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारी 12th क्लास होगी। इससे पहले सीडीपी के हमने 11 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। और जो डॉक्यूमेंट से संबंधित क्लास हैं, तो हमने इससे पहले एनसीएफ 2005 और आपके आरटी 2009 इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया है। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी, वो जाकर ज़रूर देखिए। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और आज हम इस क्लास में आपके जो एक और डॉक्यूमेंट बच गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आपका एनईपी 2020। ये आपके शिक्षक वर्ग के सभी वर्गों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके सीजी टेट, सी टेट और जो आपका सीजी व्यापम में अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे। और इससे पहले हमने एसएसटी, हिंदी और कंप्यूटर की भी क्लासेस ली है। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी, वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और जो भी नए हों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एनईपी 2020 के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। इसमें आज हम पहले इसके थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें इसी क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसे आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है उसे भी आप याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो लिखा गया है, जो आपकी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसे आप एनईपी 2020 कहते हैं, इसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया था। तो ये डेट आप इसमें याद रखेंगे। इसे शुरू कब किया गया था? तो 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंडल द्वारा इसे शुरू किया गया था। भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। भारत की नई शिक्षा प्रणाली है, उसे रेखांकित करती है। और जो नई नीति है, वो पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेती है। जो आपकी पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो आपकी 1986 में बनी थी। इसमें आगे आप देख सकते हैं, यह नीति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। जो ये आपकी एनईपी 2020 है, इसमें आपके जितने भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा है, उसे उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक के लिए एक व्यापक रूपरेखा के रूप में इसे तैयार की गई है। इस नीति का जो लक्ष्य है, वो जो आपका 2030 तक है, आपके शिक्षा नीति को पूरी तरह से बदल दिया जाए और अच्छे शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाए। तो यही सभी चीज़ें 2020 जो आपके एनईपी 2020 है, उसमें दिया गया है। तो इसी के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों की शिक्षाओं का विकास करना, और साथ ही साथ उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी तैयार करना है। यही इसमें दिया गया है। तो इसी के बारे में हम अच्छे से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, जो एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के जो पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। तो ये डेट भी आप इसमें याद रखेंगे। और जो इसरो के पूर्व चीफ थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो आपकी तीसरी शिक्षा नीति होगी। और इससे पहले जो आपकी पहली शिक्षा नीति आई थी, वो आई थी आपके 1968 में, और दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। तो ये सभी डेट आप याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं, एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे कि 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई है। तो ये भी नाम आप इसमें याद रखेंगे। जो आपका MHRD था, उसे अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। तो इसके लिए भी मंजूरी दी गई है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता जो होगी 4 वर्षीय जो बीएड होगी, उसे अनिवार्य किया जाएगा। जो आपके 2030 तक की जो बीएड की डिग्री होगी, उसे 4 वर्ष की डिग्री मानी जाएगी। बीएड जो आपका होगा वो 2030 तक आपका 4 वर्ष का हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं।
आगे आप इसमें देख सकते हैं जो यह शिक्षा नीति है उसके तहत आपके एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। तो एमफिल अब आपको नहीं करना पड़ेगा, एमफिल को बिल्कुल इसमें समाप्त कर दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं अब इनके जो भाषाएं हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। जो नेशनल एजुकेट ने शिक्षा का माध्यम कक्षा 5 तक रखा था, जबकि इसे कक्षा 8 तक और उससे आगे तक जारी करने की सिफारिश की गई है। संस्कृत और विदेशी भाषाओं पर भी जोर दिया जाएगा। नीति अनुशंसा करती है कि सभी छात्र अपने स्कूल में फॉर्मूले के तहत 3 भाषाएं सीखेंगे। इसमें त्रिभाषा का उल्लेख किया गया, जैसे हमने NCF 2005 में भी पढ़ा था, उन्होंने त्रिभाषा की वकालत की थी। तो NEP 2020 भी 3 भाषा की वकालत करता है। जो 3 भाषाएं होंगी उसमें कम से कम 2 भारत की मूल भाषा होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि छात्रों पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। इसमें यही कहा गया कि ज़्यादातर उन्हें मदर टंग में पढ़ाया जाए और दूसरी उनकी हो सकती है कोई भी हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा होगी वो उनकी मदर टंग ही होगी। उन्हें जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो उन्हें एजुकेशन देना है वो उनके मदर टंग में ही देना है। ये आपके NEP 2020 में भी कहा गया है और आपके NCF 2005 में भी कहा गया है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं नीति जारी होने के तुरंत बाद सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि NEP में भाषा नीति का एक व्यापक दिशा निर्देश है और कार्यान्वयन का निर्णय लेना राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर भी निर्भर था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप देख सकते हैं इसमें जो स्कूली शिक्षा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान दे। नीति ग्रेड 3 तक सभी छात्रों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को जो सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। नीति में ये कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करनी होगी। जो ये सभी पॉइंट्स हैं उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और बिना स्किप के देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और जो इनकी स्कूली शिक्षा है वो वर्तमान में आपकी 10+2 वाली शिक्षा नीति को दर्शाता था, लेकिन जो अभी हो गया है वो आपका हो गया 5-3+3+4। ये आपकी नई शिक्षा नीति है। तो इसी में ये कहा गया है कि यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। जो आपकी 10+2 है ये अब आपकी पुरानी शिक्षा नीति हो गई है। जो नई शिक्षा नीति है आपकी 5+3+3+4 हो गई है। तो इसे आप याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं यही स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जो आपके 10+2 की शिक्षा नीति थी उसे अब बदलकर 5+3+3+4 में बदलकर इसे नई शिक्षा नीति के तहत आपको पढ़ाना होगा सभी बच्चों को। तो यही स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इसमें समझ सकते हैं। जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था उसे आप देख सकते हैं 10+2 की व्यवस्था थी उसमें आप देख सकते हैं जो 10 की व्यवस्था थी उसमें आपके जो बच्चों की एज होती थी वो होती थी 6 से 16 वर्ष तक। जो बच्चा होता था वो 10th तक की शिक्षा ग्रहण करता था और जो बचे हुए 11th and 12th की क्लास होती थी उसमें आपके बच्चे की जो एज होती थी वो होती थी 16 से 18 वर्ष। तो इसे हटाकर अब जो नई एकेडमिक स्ट्रक्चर जारी की गई है वो आपकी हो गई है 5+3+3+4। तो इसे ही आप याद रखेंगे। जो आपका जो सबसे पहला स्टेज है वो है आपका 5, उसमें आप देख सकते हैं उसे फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। और जो आपका दूसरा स्टेज है उसे आपके प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जाना जाता है। यह आपके 3 साल की होती है। फिर उसके बाद आता है आपका मिडिल स्टेज, उसमें इसकी एज भी आपके 3 साल की डिसाइड की गई है। और जो आपके लास्ट में बचती है वो होती है आपके सेकेंडरी स्टेज। इसे आपके 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं। जो आपका फाउंडेशनल स्टेज है जिसे 5 साल इसकी अवधि रखी गई है उसमें आप देख सकते हैं इसे भी आपके 2 भागों में बांटा गया। जो 5 वर्ष है इसे भी 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में आपके 3 साल तक का जो कोर्स होगा वो होगा जिसमें आपके बच्चे की एज होगी 3 से लेकर 6 वर्ष। इसमें आपके बच्चे होंगे आंगनवाड़ी या किसी भी प्ले स्कूल में या बाल वाटिका में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके 2 वर्ष की अवधि बचती है उसमें आपके बच्चे जो जाते हैं वो जाते हैं आपके क्लास 1 में और 2 में। और इसकी जो एज होगी वो होगी आपकी 6 to 8। तो ये
एज और आपके क्लास के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सभी से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका CTET हो या CGTET हो। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो आपका प्रिपरेटरी स्टेज होता है, इसका जो वर्ष होता है वो आपका होता है 3 साल। प्रिपरेटरी स्टेज को आपके 3 साल में बांटा गया है, जिसमें कि क्लास 3 से क्लास 5 तक की शिक्षा आपको बच्चों को देनी है और इसकी जो एज होगी वो होगी आपकी 8 से 11 वर्ष। तो ये एज और क्लास को आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो मिडिल स्टेज, ये भी आपके 3 साल की होती है। इसमें आपका बच्चा जाता है क्लास 6 से क्लास 8 तक और इसकी जो एज क्राइटेरिया होती है वो होती है आपकी 11 से लेकर 14 वर्ष। इस प्रकार से बांटने पर आपके कक्षा में सभी बच्चे सेम एज के अभी की डेट में दिखने लगेंगे। NCF 2005 पढ़ा था, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखा था कि अधिकतर बच्चों की जो संख्या हो गई है वो अब क्लास में समजातीय प्रकार की हो गई, मतलब कि एक ही एज ग्रुप वाले बच्चे अब आपको क्लास में देखने को मिलेंगे। अगर इसी प्रकार से अब आपके जो स्कूल शिक्षा नीति की व्यवस्था की गई है तो उसमें एक ही समान एज ग्रुप वाले बच्चे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अब आपका जो लास्ट सेकेंडरी स्टेज बच जाता है वो आपकी होती है 4 साल की। इसमें जो आपका बच्चा होता है वो 9 से 12 तक की क्लास में पढ़ता है और जिसकी एज होती है 14 से लेकर 18 वर्ष। तो आप देख सकते हैं कि 3 से लेकर 18 वर्ष तक जो 5+3+3+4 की जो शिक्षा नीति है उसमें आपके बच्चे जो होंगे वो 3 साल से पढ़ते पढ़ते 18 साल तक उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी जो था 18 साल तक इसमें पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन जो इसमें 6 से स्टार्ट होता था उसमें 3 साल और ऐड किया गया है जो कि आपका हो जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। इसकी एज और इसके जो क्लासेस हैं उन्हें आप याद रखेंगे। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो 4 नाम है इसे आप याद रखेंगे। FPMS से आप इसे याद रख सकते हैं, FPMS से इसे आप याद रख सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप इसमें याद रखें। ये आपके NEP 2020 के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं जो इस नीति के आधार सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत है उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि संरचनात्मक समझ मतलब कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, ना कि रटंत्र प्रणाली पर जोर देना, मतलब कि रोट लर्निंग मेथड और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर देना नहीं है, बल्कि आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, मतलब कि समझ कर पढ़ने पर इसमें जोर देना। ये आपके NEP 2020 में कहा गया है, ना कि रोट लर्निंग पर। इसे NCF 2005 भी कहता है कि रोट लर्निंग को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें NEP 2020 में भी लिखी गई हैं। इसीलिए एक एक करके हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को ख़त्म कर लिया है। ये डॉक्यूमेंट से संबंधित आपकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद जो भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज बचे हैं उन्हें हम कवर करेंगे। इसमें आगे आप देख सकते हैं बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म जितना ज़्यादा आपके कक्षा में, अभी आप देखेंगे कि आपके कक्षा में विविध भाषाओं वाले बच्चे आते हैं तो उससे ही आपके बहुभाषिकता का विकास होता है ज़्यादातर, और आपको सभी की भाषा को सम्मान भी देना है। तो ये सभी चीज़ें मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं सीखने के सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाले परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भी मदद करना है। तो कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन CCE की बात आपका NEP 2020 करता है, तो ये भी पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। और इसमें जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इस पर जो है आपका NEP 2020 ज़्यादा जोर देता है, ना कि आपके समेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव और समेटिव इन सभी के बारे में हम अलग से एक क्लास में पढ़ेंगे, तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं छात्रों की जो प्रोग्रेस होती है उसके मूल्यांकन जो इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। बच्चों की जो शिक्षा होगी उसका जो माध्यम होगा वो कम से कम क्लास 5th से लेकर 8th तक या उससे आगे भी उनकी मदर टंग या स्थानीय भाषा में होगी। यही जो आपका NEP 2020 है वो कहता है जो आपके क्लास 1 से लेकर 8th क्लास तक उसकी मदर टंग में ही जो उसकी पढ़ाई होगी वो होगी, जो उसकी शिक्षा होगी वो उसके मदर टंग में ही होगी। यही आप 2020 कहती है। आगे आप इसमें देख सकते हैं राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाए।
जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, मतलब कि पहली आपकी होगी मदर टंग, उसके बाद आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं। तो पहली आपकी जो भाषा होगी वो मदर टंग होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला की सिफारिश करता है जो है आपकी NEP 2020। और इसमें लचीलापन रखने की बात की गई है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत ही एक विकल्प के रूप में दूसरी भाषा भारतीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार से इन सभी भाषा को इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कक्षा जो 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा मतलब कि क्लासिकल लैंग्वेज को रखा गया है, जिसमें आपके तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली, फारसी, इन सभी का अध्ययन आपके क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत किया जाएगा। और जो इसमें माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त भाषा के रूप में आपके विदेशी भाषा को रखा गया है, जिसमें कि विदेशी भाषा में अन्य प्रकार की विदेशी भाषाएं आ जाएंगी, जिसमें आपकी आ जाएंगी कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाल और रूसी। इन सभी का अध्ययन आपके विदेशी भाषा के अंतर्गत किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो आपकी 3 भाषा है उसमें आपके शास्त्रीय लैंग्वेज भी आएंगे, विदेशी भाषा भी आएगी, उसमें मदर टंग भी आएगी। तो इन सभी भाषाओं का उल्लेख करता है NEP 2020। इसे ही आप बहुभाषिकता का नाम दे सकते हैं, मतलब कि मल्टीलिंगुअलिज्म का नाम दे सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अब आप इसमें देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें NEP 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखते हैं। मतलब कि लचीलेपन की ओर ज़्यादा ध्यान देता है NEP 2020, ना कि आपके मानकीकरण पर। मानकीकरण जैसा शब्द जहाँ पर भी आपको देखने को मिले वो ऑप्शन हमेशा आपका नेगेटिव होगा। और जहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि लचीलापन इस प्रकार के शब्द देखने को मिले तो वो क्वेश्चन आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब कि सही होगा। इसमें आप देख सकते हैं आगे, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना, यही सभी चीज़ें NEP 2020 कहती है। मतलब कि इसमें यही कहा गया कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों की रचनात्मकता पर ध्यान दें, उनके तार्किक सोच पर ध्यान दें, नवाचार पर ध्यान दें, समालोचनात्मक चिंतन पर ध्यान दें। जितना ज़्यादा बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से सोचेगा उतना ही बच्चे का समग्र विकास होगा। तो इसी प्रकार से आपको NEP 2020 कहता है। इसमें आगे आप देख सकते हैं, समावेशी शिक्षा सभी के लिए जो शिक्षा है वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। जो आपका समावेशी शिक्षा है उसमें आपके सामान्य बच्चे भी आ जाते हैं और आपके दिव्यांग बच्चे भी आ जाते हैं। इसी को आप समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के बच्चों के लिए समान प्रकार की शिक्षा दी जाती है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो 2016 था, RPWD एक्ट, यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां पर सामान्य व दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। यही आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं, NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा मतलब कि उपयुक्त तकनीक सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए उपयुक्त इमारती ढांचा बनाने की बात करता है NEP 2020 और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है आपके NEP 2020 में। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आप इसमें देख सकते हैं, क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। मतलब कि NEP 2020 में ये कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा के साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं शिक्षा के साथ साथ वो स्कूल से निकलते ही किसी भी काम को करने के लिए लग जाए। तो उसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा, ये NEP 2020 कहता है। मतलब कि स्वयं सक्षम हो जाए किसी भी कार्य को करने के लिए, इसीलिए उसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल करने की बात NEP 2020 कहता है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाए। मतलब कि जो पाठ्यक्रम आपका होता है, जो करिकुलम होता है, उसमें जितना सब्जेक्ट होता है उसे कम करके इसे बुनियादी चीज़ों में केंद्रित किया जाए। मतलब कि उनके आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। तो इस प्रकार की शिक्षा आपको प्रदान करनी, ना कि आपको टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड चीज़ें उन्हें सिखानी है। बच्चा जितना अपने
हैंड्स ऑन एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा, जितना लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा, खोज आधारित, चर्चा आधारित, इन सभी के माध्यम से सीखेगा, तो बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा, ना कि वो सब्जेक्टिव तरीके से ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो यही सभी चीज़ें NEP 2020 कहता है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। जो आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक होती है उसमें भी बदलाव करने की बात NEP 2020 कहता है, और जो आपके रट कर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर जोर देता है NEP 2020। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं जो ECCE होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। इसमें मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित और गतिविधि आधारित और खोज आधारित बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। मतलब कि इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म, जितने आपके भाषा आधारित हैं और खेल आधारित है, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, इन सभी को आपके ECCE में शामिल किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, स्कूल तैयारी मॉड्यूल। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल होता है। आपकी स्कूल तैयारी मॉड्यूल होती है, ये आपके 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है, जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। तो ये एक 3 महीने का प्ले मॉड्यूल भी बनाया जाएगा। जो बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास में, वो जो है कुछ हफ्तों बाद अपने फ्रेंड से बिछड़ जाते हैं, उनके लिए ये 3 महीने का मॉड्यूल कराया जाएगा। तो ये NEP 2020 कहता है। आगे आप इसमें देख सकते हैं, NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम मतलब कि प्रयोगात्मक होना चाहिए, एक्सपेरियंशियल होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकत्रित किया जाएगा। ये आपका NEP 2020 कहता है। NEP 2020 का आप डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये जो सभी पॉइंट्स हैं वो आपके NEP 2020 के अंतर्गत ही हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करके उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना लंबा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बजाय अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपसे क्वेश्चन अच्छे से बने, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। जो भी आपके पेरेंट्स को प्रोग्रेस कार्ड दिए जाते हैं आपके बच्चों के, वो पूरी तरह से नया स्वरूप उसका कर दिया जाएगा। यह जो प्रोग्रेस कार्ड होता है, जो आपकी प्रगति पत्र होती है, वो समग्र 360 डिग्री बहुआयामी मतलब कि मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड होगा वो आपका होगा 360 डिग्री आयामी, मतलब कि 360 मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, जिसमें आपके सभी स्टूडेंट के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण होगा और स्टूडेंट की विशेषताओं के समेत दिया जाएगा। तो जो आपका 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, जो कि आपका प्रोग्रेस कार्ड होगा, उसमें बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक, इन सभी प्रकार की चीज़ों को उसमें लिखा जाएगा और साथ ही साथ उनकी जो विशेषताएं हैं उसे भी उस प्रोग्रेस कार्ड में लिखा जाएगा। तो ये सभी चीज़ आपके स्टूडेंट के प्रोग्रेस कार्ड में लिखा जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं, जो उच्च शिक्षा है यह कई विकास विकल्पों के साथ स्नातक कार्यक्रम में 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक की डिग्री का प्रस्ताव करता है। इसमें पेशेवर और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल होंगे और इन्हें निम्नानुसार किया जाएगा। जो आपके 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री है उसे आप देख सकते हैं, वो कैसा होगा, वो आपका होगा वर्ष का अध्ययन पूरा होने के बाद एक प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाएगा, साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्लोमा, साल के कार्यक्रम के पूरा होने के बाद उन्हें स्नातक की डिग्री दी जाएगी, साल की बहुविषयक स्नातक डिग्री आपकी पसंदीदा विकल्प के रूप में होगी। तो ये सभी चीज़ें आपके उच्च शिक्षा में जारी की गई हैं। आप जो आपका शिक्षक है उसमें दिया गया है कि NEP 2020 शिक्षकों और शिक्षा के संबंध में कई नीतिगत बदलाव को सामने रखता है। 2030 तक शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय BEd जो होगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, न्यूनतम आवश्यकता होगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा। जो आपका BEd हो जाएगा वो 2023 तक आपका 4 वर्षीय BEd के रूप में आपको उसकी पढ़ाई करनी होगी।
जो कि आप अभी कर रहे हैं 2 साल का बीएड। तो ये सभी चीज़ें आपकी 4 वर्ष की हो जाएगी 2030 तक, तो इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ तक हमने इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ से हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। यह शैक्षिक प्रणाली क्या है? अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, द करंट 10+2 एजुकेशनल मॉडल इज सेड टू बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन अ न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम। व्हाट इज दैट न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम? तो इसके बारे में मैंने बताया था कि आपकी जो 10+2 जो स्ट्रक्चर थी, जो आपकी शिक्षा नीति थी, उसे बदलकर आपके 5+3+3+4 में जो नई शिक्षा की नीति के रूप में इसे बदलकर रखा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप टू विच क्लास द टीचर हैज बीन स्ट्रेस्ड ऑन टीचिंग लेसन इन मदर टंग, लोकल और रीजनल लैंग्वेज? क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कक्षा 5 तक इसमें आपके मदर टंग में पढ़ाने की बात की गई है। हमने देखा था कि 5 या फिर 8 तक के इसमें आप उनके मदर टंग में ही उन्हें शिक्षा देंगे। अगर यहाँ पर 8 लिखा गया होता तो आप 8 ऑप्शन को टिक करते, जो आपकी कक्षा 8 है उसे आप टिक करते, लेकिन यहाँ पर 5 दिया गया है तो आप 5 को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि 5 या 8 तक की जो कक्षा है उसमें आपको मदर टंग में ही उन्हें शिक्षा देनी, ये आपके 2020 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? 2021, 2025, 2028 या 2030? By which year the minimum degree qualification for teaching will be 4-year integrated BEd will having a degree be made mandatory? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2030 तक आपके बीएड को 4 वर्षीय बीएड की योग्यता कर दी जाएगी। ये आंसर आप इसमें याद रखें, इसके बारे में हमने अभी थ्योरी में ही अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, के जे अल्फोंस या रामशंकर कुरी? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 इन जून 2017? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। इनकी ही अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जो कि आपकी थी एनईपी 2020, जो कि इन्होंने जून 2017 में इसे प्रतिपादित किया था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे और इसके बारे में हमने थ्योरी में बहुत ही अच्छे से पढ़ा। तो आप देख सकते हैं जो थ्योरी से ही उठाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही सभी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है? 25%, 30%, 40% या 50%? अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट परसेंटेज हैज बीन टारगेटेड टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो 50% है उतना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा खाली स्थान की स्थापना की मांग की गई है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, उच्च शिक्षा आयोग, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या इनमें से कोई नहीं? एनईपी 2020 डिमांड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्लैंक बाय एमएचआरडी, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, हायर कमीशन एजुकेशन या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या नन ऑफ द अबव? तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। एमएचआरडी द्वारा जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की मांग की गई है, तो इसके बारे में हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा था।
तो आप देख सकते हैं थ्योरी से ही रिलेटेड आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके एग्जाम में उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता को बच्चे के सीखने में एक रुकावट की तरह दिखती है, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक आवश्यक जटिलता के रूप में देखती है, या समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मल्टीलिंगुअलिज्म इज सीन एज अ हिंडरेंस टू द चाइल्ड्स लर्निंग, इज सीन एज एन असेट इन द क्लासरूम, लुक्स एट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एज एन एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, सीन एज अ हिंडरेंस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो बहुभाषिकता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, असेट के रूप में देखती है, ना कि हिंड्रेंस के रूप में। तो ये सभी पॉइंट इसमें गलत हो जाएंगे। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बहुभाषिकता है वो उसे एक असेट के रूप में देखती है, ना कि रुकावट के रूप में। इस प्रकार से इसका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना, पाठ्यचर्या के मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण या संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। What does the National Education Policy 2020 propose for the retention of students coming from socio-economically disadvantaged communities? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, लर्निंग बाय रोट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, कॉन्टेक्स्टलाइज्ड मीनिंगफुल टेक्स्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्टेक्स्टलाइज्ड मीनिंगफुल टेक्स्ट है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। रट कर सीखना इसमें हमेशा नेगेटिव होता है, मानकीकरण भी इसमें नेगेटिव होता है, और जो आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग है वो भी इसमें बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन इसमें नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है, तो वही आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसका आंसर पता लगाने की कोशिश करना है। जो रट कर सीखना, मानकीकरण, ये सभी जो शब्द होते हैं वो आपके लिए हमेशा नेगेटिव होते हैं, इससे आपको कभी भी सही आंसर नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थी के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता, या फिर व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित समावेशन। फॉर द इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट इन जनरल स्कूल्स, which of the following provisions is contrary to the rights of person with disabilities act 2016? जो इसका RPWD एक्ट है उसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये इसका फुल फॉर्म है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन पेपर, क्लरिकल फैसिलिटीज टू मीट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कंपल्सरी सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्स, या फिर रीजनेबल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता है उसके प्रतिकूल है, इसमें आपको नेगेटिव आंसर पूछा गया है, तो ये जो सभी हैं वो इसमें पॉजिटिव हैं और यही एक नेगेटिव है, इसीलिए ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को भी देखकर समझना होगा कि आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिटिव क्वेश्चन, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर सही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है कि शिक्षा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट एजुकेशन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्स should be based on memorization of facts, should be oriented towards increasing competition among students, should focus on the development of critical thinking। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बात करती है
वो करती है आपके ऑप्शन नंबर डी। जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, ये आपकी NEP 2020 कहती, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा जोर देना, इसी पर जो आपका शिक्षा होता है वो केंद्रित होता है, ये आपका NEP 2020 कहता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें, सभाकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना है स्मरण आधारित, पाठ्य पुस्तक आधारित, अनुभवात्मक या परीक्षण उन्मुख। जनरल एजुकेशन पॉलिसीज लाइक द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज दैट लर्निंग शुड बी डन बेस्ड ऑन मेमोरी, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, एक्सपीरियंशियल या फिर टेक्स्ट ओरिएंटेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुभवात्मक, मतलब कि एक्सपीरियंशियल रूप से आपका नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना चाहिए आपके अनुभवात्मक तरीके से। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समग्रकालीन नीतियां बच्चों के कौन सी कौशल विकसित करने का प्रस्ताव रखती है। ये आपका समग्र होगा, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। समालोचनात्मक चिंतन, स्मरण और पुनरुत्पादन, परीक्षा के लिए सीखना या रटना। What skill to contemporary education policies like the National Education Policy 2020 propose to develop in children? Critical thinking, recall and reproduction, लर्निंग फॉर द एग्जाम या फिर क्रैमिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जहां पर भी क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक थिंकिंग, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिले तो वो ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो वही आंसर आपको सही लगाना है। बाकी जो रटना, परीक्षा के लिए सीखना, स्मरण, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए मातृभाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा या केवल सांकेतिक भाषा। According to the National Education Policy 2020, priority should be given to the education of children up to the primary level, mother tongue, foreign language, English language या sign language। तो जो आपका NEP 2020 कहता है कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें आपके मदर टंग में शिक्षा देनी है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उन्हें शिक्षा देनी है वो उन्हें देनी है मातृभाषा में, मदर टंग में। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना या बहुविषयक से कठोरता। द प्रपोज्ड चेंज इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अवॉइडेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, समेटिव असेसमेंट देन फॉर्मेटिव असेसमेंट, लर्निंग फॉर एग्जाम्स बाय अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स, रिगर फ्रॉम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मानकीकरण से लचीलापन है उसमें आपका NEP 2020 जोर देता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर नहीं जाना है, जबकि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट से समेटिव असेसमेंट की ओर जाना है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। परीक्षा के लिए सीखना, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। और बहुविषयक से कठोरता की ओर जाना, ये भी इसमें सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन को भी देखकर समझना होगा कि ऑप्शन में क्या लिखा गया है। जल्दी जल्दी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें गलती करके आते हैं कि यहाँ पर मानकीकरण लिखा गया है तो इसे हम गलत लगा देते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट जो है गलती करके आते हैं। तो आपको ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको सही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा या घर की भाषा। Which language does the National Education Policy 2020 propose as a medium of instruction of the primary level for the entire country? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या मदर टंग। तो जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है वो आपका कहता है जो आपकी मातृभाषा है उसे ही प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। ये आपके पूरे देश में लागू हो गई, मतलब कि भारतवर्ष में लागू कर दी गई है कि बच्चे की मातृभाषा में ही उसे शिक्षा देनी है। तो इस प्रकार से जहां पर भी आपको मातृभाषा, मदर टंग देखने को मिले वो आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है?
रटना होगा, ये रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन, याद करने की क्षमता को नापना, या बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या फिर पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के लिए मापदंड बताना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? टेस्ट ऑफ retention capacity, reproducibility to measure the ability to remember, helping children in the learning process, to tell the criteria for comparing children across the country। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। वो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है, ना कि रटने की क्षमता को, ना कि याद करने की क्षमता को, ना कि आपको बच्चों को तुलना करना है। ये सभी इसमें नेगेटिव है, तो एक ही आपका पॉजिटिव आंसर है, इसीलिए ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 17, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया, आपसे नेगेटिव आंसर पूछा गया है। तो ऑप्शंस इसमें देख सकते हैं, उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी? सुटेबल बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल एंड पर्सनल ट्यूटर फॉर एवरी स्टूडेंट, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, या एप्रोप्रिएट टेक्निकल फैसिलिटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनिवार्य विशेष शिक्षा। जो कंपलसरी एजुकेशन है उसे आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति बढ़ावा नहीं देता। जो दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल शिक्षा को वो बढ़ावा नहीं देता, बल्कि यहाँ पर अगर समावेशी शिक्षा लिखा गया होता तो उसे बढ़ावा देता है, मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन को वो बढ़ावा देता है, ना कि आपके अनिवार्य विशेष शिक्षा को। और जो आपके एनईपी 2020 में उपयुक्त इमारती ढांचा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे वो बढ़ावा देता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक को भी बढ़ावा देता है, और उपयुक्त तकनीकी सुविधाओं को भी वो बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें नेगेटिव है, तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो सभी क्वेश्चंस है वो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, चाहे वो आपका CTET होगा या फिर आपका CGTET। तो ये सभी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अदिति को शामिल करना चाहिए? संख्यात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संख्यात्मक भौतिक, संख्यात्मक भावात्मक, मनोगत्यात्मक, या भौतिक क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक। According to the National Education Policy 2020, which dimensions of student progress should be included? Numerical, social, spiritual, numerical, physical, numerical, emotional, psychodynamic, या फिर फिजिकल, फंक्शनल, या साइकोलॉजिकल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संख्यात्मक, भावात्मक और मनोज्ञानात्मक आयामों को उनके जो प्रोग्रेस कार्ड है उसमें इनमें शामिल करना है। न्यूमेरिकल, इमोशनल, साइको डायनामिक, इन सभी चीज़ों को उसमें शामिल करना है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने एनईपी 2020 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, इसकी थ्योरी और एमसीक्यूज बहुत अच्छे से हमने कर ली। तो इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सभी चीज़ें एनईपी 2020 के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे और से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको सभी प्रकार की PDF क्लासेस से रिलेटेड वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।